जय श्री राधे श्याम मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों, आप सबने नाई की चतुराई के किस्से तो बहुत सुने होंगे। गांव देहात में नाई की चतुराई के किस्से कहे जाते हैं। ऐसा ही एक नाई की चतुराई भरा किस्सा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। माधोपुर नामक गांव एक बहुत ही हरा भरा गांव था। गांव के एक छोर पर जहाँ नदी बहती थी, वहीं दूसरे छोर पर घना जंगल था। सो चारों तरफ पेड़ों की गहरी छांव के नीचे वो माधोपुर गांव बसा हुआ था। वह गांव बहुत ही धनगढ़ और संपन्न लोगों का गांव था। उस गांव में एक चतुर नाई भी रहता था, जिसका नाम था रघु। रघु नाई रोज सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करके अपना झोला तैयार करता था। उसके झोले में एक पुराना आईना और कैंची से लेकर हजामत करने का सारा सामान रखता। फिर उसके बाद अपना भोजन पानी करके गांव की तरफ चल देता। गांव में वह आवाज लगाता हुआ चला जाता, भाइयों, जिस किसी ने हजामत बनवानी है वो पेड़ के नीचे आ जाओ। रघु आ गया है, रघु आया, जल्दी से अपनी हजामत बनवाओ। सब लोग पेड़ के नीचे आओ। ऐसे बोलता हुआ वह चला जाता और जाकर गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे अपना ठिया जमा लेता। वहीं पर उसने एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी। उस कुर्सी के सामने अपना आईना टांगता और लोगों की हजामत बनाने लग जाता। सारे गांव के लोग उसी से अपने हजामत और बाल कटवाते थे। ये समझो कि जब रघु नाई आता तो उसके पास लोगों की कतार लग जाती। एक दिन रघु नाई ऐसे ही किसी की हजामत बना रहा था। तभी सरपंच का नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, अरे ओ रघु नाई, तुझे कितनी बार कहा है कि खुद से 4 दिन बाद आकर सरपंच जी की हजामत बना दिया कर, पर तू है कि सुनता ही नहीं है। हर बार तुझे बुलाना पड़ता है। रघु ने यह सुना तो अपने माथे पर हाथ मार लिया। बोला, अरे भाई, मैं तो भूल ही गया था। तुम चलो, मैं अभी अपना काम निपटा कर तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। काम खत्म करके रघु नाई दौड़ा दौड़ा सरपंच के पास पहुंचा तो देखा सरपंच की दाढ़ी बड़ी हुई है और सरपंच गुस्से में आग बबूला हुआ चरपाई पर बैठा है। रघु नाई को देखते ही सरपंच ने उसको झाड़ लगानी शुरू कर दी। अबे रघु नाई, तुझे कितनी बार कहा है, चौथे दिन आकर मेरी हजामत बना दिया कर। देख, मुझे शमध्याने जाना है और मेरी दाढ़ी बेतरतीब बड़ी हो रही है। चल अब फटाफट मेरी हजामत बना दे और बाल भी काट दे। रघु ने अपना झोला खोला, उससे आईना निकाल कर सरपंच को पकड़ा दिया और उस्तरा लेकर लगा दाढ़ी बनाने। सरपंच ने रघु को चेतावनी देते हुए कहा, देख रघु, बस दाढ़ी बननी चाहिए, मेरी प्यारी प्यारी मूंछों को हाथ भी मत लगाना। तुझे तो पता ही है मुझे अपनी मूंछों से कितना प्यार है। रघु ने कहा, सरपंच जी, आप चिंता ही मत करो। यह जो मेरा उस्तरा है ना, यह मेरी बात मानता है और ये मेरी कैंची मेरे इशारों पर चलती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब जल्दी से हजामत बना दे, सरपंच ने रघु को चेतावनी देते हुए कहा। रघु दाढ़ी बनाने लग गया। पूरी दाढ़ी बन गई, बस मूंछों के पास से थोड़ी सी दाढ़ी हटानी थी कि तभी एक मच्छर आकर रघु के कान पर भिन भिनाने लगा। थोड़ी देर तो मच्छर भिन भिनाया, फिर मौका देखते ही उसने रघु के कान पर काट लिया। मच्छर के काटते ही रघु का हाथ थोड़ा सा हिला और सरपंच जी की एक तरफ की मूंछ सपाचट हो गई। अब तो रघु लगा थर थर कांपने। इधर सरपंच ने भी जब शीशे में अपना मुंह देखा तो आग बबूला हो गया और बोला, अबे नाई, यह तूने क्या कर दिया? मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि मेरी प्यारी प्यारी मूंछों को हाथ भी मत लगाना, और तूने तो उन्हें उड़ा ही दिया। अब मैं अपने समध्याने भला कैसे जाऊंगा? मूंछें ही तो मेरी शान थी, अब तो मेरी जग हसाई हो जाएगी। ठहर, मैं तुझे अभी बताता हूँ। सरपंच साहब, गलती हो गई, वो मच्छर मेरे कान पर काट लिया, इस वजह से मेरा हाथ हिल गया, रघु ने कांपते हुए कहा। पर सरपंच कहाँ सुनने वाला था। उसने वहीं पास में पड़ा डंडा उठाया और रघु की तरफ दौड़ा। रघु नाई ने जब देखा कि सरपंच आज उसे छोड़ेगा नहीं, अब रघु ने जल्दी जल्दी अपना कैंची, उस्तरा और आईना झोले में डाला और वहां से दौड़ लगा दी। पीछे पीछे सरपंच लाठी लिए दौड़ रहा था और आगे आगे रघु अपना थैला लिए दौड़ रहा था। रघु गांव के बाहर तक आ गया, पर सरपंच ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक तरफ की मूंछ कटी देखकर गांव के बच्चे हंस रहे थे।
अब तो सरपंच को और ज्यादा गुस्सा आया। उसने रघु से कहा, भाग रघु, कहीं तो हाथ आएगा, वहीं तुझे पकड़कर पीटूंगा। तभी अचानक रघु को जोर की ठोकर लगी और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसका झोला भी दूर जाकर गिरा। झोले के गिरते ही उसमें रखा हुआ आईना छन्न से टूट गया। फिर रघु ने जल्दी जल्दी अपना झोला उठाया और फिर से भागना शुरू कर दिया। रघु ने सोचा कि सरपंच गांव के बाहर तक तो भगा कर ले आया है, यह आज छोड़ने वाला नहीं है। सो रघु गांव के पास वाले जंगल में घुस गया और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। इधर सरपंच जब वहां पहुंचा तो उसने चारों तरफ रघु को जब नहीं पाया तो जोर से चिल्लाकर बोला, रघु, कभी तो इस जंगल से निकलेगा और अपने घर आएगा, मैं तुझे तभी देख लूंगा। अभी तो मैं जाता हूँ, पर याद रख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर सरपंच गुस्से में आग बबूला होता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। इधर रघु पेड़ पर बैठा सोचता रहा कि कहीं सरपंच जंगल के किनारे पर बैठा ही उसका इंतजार ना कर रहा हो। बहुत देर बाद रघु पेड़ से उतरा तो उसने सोचा कि अब घर जाकर कोई फायदा नहीं। अगर मैं घर गया तो सरपंच मुझे घर में ही मारेगा। क्यों ना आज की रात मैं यहीं इस जंगल में गुजार लूं। कल जाकर सरपंच से माफ़ी मांग लूंगा। कल तक उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और वह मुझे माफ़ कर देगा। यह सोचकर रघुनाई उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, सो उसे जोर की भूख लगी हुई थी। पर इस जंगल में उसे क्या ही मिलने वाला था। और सरपंच ने आज उसे दौड़ाया भी इतना कि उसे थकान के मारे नींद आ गई। अभी उसकी पलक बस झपकी ही थी कि इतने में ही उसने एक जोरदार आवाज़ सुनी। रघु की एकदम से आंख खुल गई। आंख खुलते ही रघु ने देखा सामने एक लंबा चौड़ा बड़ा ही भयानक दिखने वाला भूत खड़ा है। उसे देखकर तो रघु की गिग्गी बंध गई। असल में यह पेड़ जिसके नीचे रघु सोया हुआ था एक भूत का निवास स्थान था। भूत शाम होते ही उस पेड़ पर वापस लौटता था, मगर आज वापस लौटने पर उसने एक मानव को अपने निवास स्थान पर पाया तो उसे बड़ा ही क्रोध आया। उसने कड़क कर रघु से पूछा, रे मूर्ख मानव, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ के नीचे बैठने की। रघु डर तो बहुत गया था, पर फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। रघु की माँ बचपन में उससे कहा करती थी कि जब भी कोई विपत्ति आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, कोई समाधान ढूंढना चाहिए, वो भी ठंडे दिमाग से। रघु ने अपने अंदर के डर को अंदर ही छुपा लिया और एक लंबी सांस लेकर भूत के सामने खड़ा हो गया और बोला, मुझे नहीं पता था कि यह पेड़ तेरा है। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सो यहीं बैठकर आराम करने लग गया। भूत ने यह सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक मानव उससे डर नहीं रहा है। यहाँ तक कि मानव उसे देख भी ले तो अपनी पैंट गीली कर देता है, पर यह तो मेरे सामने खड़ा होकर मेरी आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है। उसने रघु से कहा, तू रात को इस जंगल में भला क्या करने आया है। तो रघु ने थोड़ी सी हिम्मत करके कहा, कैसी बातें कर रहा है, क्या तू मुझे नहीं जानता। भूत भी आश्चर्य से बोला, नहीं, मैं नहीं जानता। तब रघु ने अकड़ते हुए कहा, भाई, मैं इस जंगल में रात को ही तो आता हूँ। सच पूछो तो मैं भूतों को कैद करता हूँ। अब यह बात जब भूत ने सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने रघु से कहा, अच्छा, तुम एक मानव होकर भूतों को कैसे कैद कर सकते हो, मुझे यकीन नहीं आता। अब देख, मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। भूत ने यह कहकर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की तो रघु ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुक जा, नहीं तो तुझे भस्म कर दूंगा। देख, तुझे यकीन नहीं आ रहा तो मेरे झोले में झांक कर देख। हाल ही में मैंने इस जंगल से तेरे जैसे ना जाने कितने भूतों को कैद करके अपने इस झोले में डाला हुआ है। भूत ने जैसे ही झोले में झांक कर देखा तो टूटे हुए आईने में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, और वो भी 50 जगह पर। 50 टुकड़ों में उसने जब अपना चेहरा देखा तो उसे लगा कि सही में इस इंसान ने तो मेरे जैसे ना जाने 50 भूतों को कैद करके इस झोले में डाल रखा है। अब तो भूत लगा थर थर कांपने और रघु के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगा, मुझे बख्श दो, मुझे कैद मत करना। मैं तो हजारों सालों की कैद से अभी अभी आज़ाद हुआ हूँ, मुझ पर कृपा करो। देखो, अगर तुम मुझे कैद नहीं करोगे तो मैं शायद तुम्हारे कोई काम आ जाऊं। भूत को इस तरह रोता गिड़गिड़ाते देखकर रघु बड़ा खुश हुआ। उसने भूत से कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगा। मैं भी कोई इतना बुरा इंसान नहीं हूँ।
जो बुरे भूत होते हैं बस मैं उन्हीं को कैद करता हूँ, और तुम मुझे भले भूत लग रहे हो। अच्छा, तुम मेरे लिए कुछ करने की बात कह रहे थे, तो जाओ मेरे लिए एक थैली सोने की मोहरें लेकर आओ। पलक झपकते ही भूत वहां से गायब हो गया और थोड़ी देर में ही सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लाकर उसने रघु को थमा दी। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर रघु की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने इतनी सारी दौलत अपनी जिंदगी में कभी न देखी थी। चाहते समय रघु ने भूत से कहा, ठीक है भाई, अब मैं तुझे कैद नहीं करूंगा, पर मेरी एक बात याद रखना, जंगल से होकर गुजरने वाले किसी भी मनुष्य को तुम कष्ट नहीं पहुंचाओगे और ना ही उन्हें डराओगे। भूत हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई नहीं, मैं किसी को नहीं डराऊंगा, बल्कि आज से मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए करूंगा। इतना कहकर भूत हाथ जोड़कर बैठ गया। अब तक अंधेरा भी छट गया था और सूर्य की किरण धरती पर बिखरने लगी थी। रघु ने भूत से विदा ली और अपने गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते रघु सोचता जा रहा था, क्या सरपंच का गुस्सा शांत हो गया होगा? ऐसा तो नहीं कि सरपंच मेरे घर के सामने ही डेरा जमाए बैठा हो। डरते डराते रघु अपने घर पहुंचा तो देखा सामने पत्नी चिंतित बैठी हुई है। रघु को देखते ही उसकी पत्नी लता दौड़ती हुई उसके पास आई और बोली, ए जी, आप रात भर कहाँ रहे? मेरी तो चिंता के मारे जान ही सूख गई थी। रघु ने अपनी पत्नी को कल का सारा हाल कह सुनाया। उसकी पत्नी लता बड़ी ही समझदार थी। वह जल्दी से रघु का हाथ पकड़कर झोंपड़ी के अंदर ले गई और झोंपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर दोनों ने थैली खोलकर देखी तो उसमें सोने के सिक्के देखकर लता की आंखें चमक गई। लता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रघु से कहा, हमने ना जाने कितने दिन से पेट भरकर ढंग से भोजन भी नहीं किया है, और आज उस भगवान की लीला देखो कि छप्पर फाड़ कर दे दिया। तभी उसे सरपंच का ख्याल आया। उसने रघु से गंभीर होते हुए कहा, तुम 2-4 दिन घर के अंदर ही रहो, बाहर मत निकलना। जब भी सरपंच के आदमी आएंगे मैं उनसे कह दूंगी कि तुम लौट कर नहीं आए हो। इस तरह से जब सरपंच का गुस्सा शांत हो जाए तभी तुम बाहर निकलना। यह बात रघु को भी ठीक लगी। 2-4 दिन रघु घर के अंदर ही रहा। सरपंच के आदमी 1-2 बार रघु को देखने के लिए आए तो उसकी पत्नी ने यही कह दिया कि वह अभी लौट कर नहीं आए हैं। अब तो सरपंच को भी लगने लगा कि जंगल में जाकर ना जाने रघु के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, उसे किसी जंगली जानवर ने शायद मार कर ना खा लिया हो। अब तो सरपंच भी अपने लिए डरने लगा कि उसके ऊपर इल्जाम ना आ जाए कि उसी के कारण रघु जंगल में गया था। अब सरपंच ने रघु के घर की तरफ जाना बंद कर दिया था। इधर रघु ने जब देखा कि सरपंच का आना जाना इधर से बिल्कुल बंद हो गया है तो रघु अपने घर से निकला। उसके पास अब धन की तो कमी थी नहीं। सोने के सिक्कों से भरी थैली उसके हाथ में थी। रघु ने सबसे पहले अपनी कच्ची झोंपड़ी को तुड़वाकर उसकी जगह पक्की और आलीशान कोठी बनवा ली थी। उसके बाद रघु ने एक रोजगार शुरू किया और उसमें एक नौकर को रख दिया। रोजगार की बागडोर उसने अपनी पत्नी के हाथ में सौंप दी और खुद अपना झोला उठाकर लोगों की फिर से हजामत बनाने लग गया। रघु का मानना था कि इंसान को जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, अपने पेशे को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सो रघु ने अपने उसी खानदानी काम को करने की सोची और फिर से लोगों की हजामत बनाने लग गया। अब लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता कि इतना पैसा रघु के पास भला कहाँ से आया कि अचानक ही उसने बढ़िया घर बनवा लिया। पर इसके साथ ही लोगों के मन में रघु के लिए इज्जत के भाव भी थे कि इतनी अमीरी होने के बाद भी रघु आज भी जमीन से जुड़ा हुआ है। रघु का ठाट बाट देखकर अब सरपंच की भी उससे कुछ कहने की हिम्मत ना होती थी। जिंदगी की सच्चाई यही तो है कि कमजोर को सब दबा लेते हैं और ताकतवर से सब दब जाते हैं। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। कहानी को पूरा देखने के लिए सभी श्रोतागण का दिल से धन्यवाद। सब सुखी और स्वस्थ रहें, सबके अन्न धन भंडार भरे रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।